हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज का सेशन मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस सेशन में हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको पता होगा रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 2 तारीख से 18 तारीख के बीच में है। तो ये स्पेशल उसी के लिए है, ठीक। और बल्कि जो आने वाली परीक्षाएं जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, उन्हीं के लिए भी बेनिफिशियल है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो मैं आपसे पहले ही बता दूं कि सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद सोल्व करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल सकती है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में लिया गया समय है, ठीक। तो इसमें नाव की चाल दी है हमें 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और धारा की चाल दी है हमें 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। हमें निकालनी है इसमें टाइम। तो आपको पता होगा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। इस फॉर्मूले से हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो चाल होगी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, तो इसलिए जो चाल होगी 13 - 4 9 हो जाएगी चाल। अगर बात करें, अगर ये कहता कि धारा के अनुकूल चल रही है नाव, तो जब 13 + 4 17 हो जाती चाल, ठीक। तो दूरी जो दिया हमें दिया 63 किलोमीटर और समय हमें निकालना है टी। तो 9 7 63, तो टी जो आ जाएगी हमारे वो आ जाएगी 7 घंटे यानी आवर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी अपनी बेटी शिखा से 20 साल बड़ी है। 6 साल बाद राखी की उम्र शिखा से 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए राखी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, ठीक। तो इसमें दिया राखी और शिखा, ठीक। तो राखी की जो आयु है वो शिखा से 20 साल बड़ी है, तो इसलिए हम शिखा की आयु x मान लेंगे। तो राखी कितनी हो जाएगी x + 20, क्योंकि 20 साल बड़ी है, ठीक। अब बात कर रहा है कि 6 साल बाद, तो 6 साल बाद जो शिखा की आयु होगी वो होगी x + 6, और जो राखी की आयु है वो 6 साल बाद x + 20 + 6 यानी x + 26 हो जाएगी, ठीक। और ये कह रहा है कि 6 साल बाद राखी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गई 2 गुनी, तो ये बन गई इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करते हैं x + 26 = 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x + 2 × 12, ठीक। तो x इधर है, 2x इधर है, तो इधर जाएगा x, एक x बचेगा, और 26 में से 12 जाएंगे इधर आने पर तो बचेंगे 14। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 14, ठीक। जो कि हमारी शिखा की आयु आई है, क्योंकि x जो माना था हमने शिखा की आयु माना था, तो इसलिए शिखा की आयु आ गई 14। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि राखी की आयु बतानी है हमें, तो यहाँ 14 रखेंगे, 14 + 20 तो ये जाएगा 34, तो राखी की आयु आ जाएगी 34। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया होगा स्क्रीन पर। जब एक वस्तु को 450 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक जब वस्तु को बेचा तो 15% की हानि हुई, इसका मतलब है वस्तु 85% में बेची है उसने, ठीक। तो 85% की हमें वैल्यू दी है 450 रुपए, ठीक। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, 450 ना होकर के यहाँ 425 है, ठीक। तो 85% की वैल्यू दी है हमें 425, और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू जो कि हमारा क्रय मूल्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ 1% की वैल्यू बचेगी, 85 भेज देंगे नीचे, तो 425/85, ठीक। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगी 100% की वैल्यू, ठीक। अब इसे काट लेंगे, जैसे काटा 5 से यानी कि 20 पंजे 100, इसे काटा 17 पंजे 85। अब 17 को 425 से काट सकते हैं, यानी कि 17 एकम 17 दूनी 34, 8 यानी 17 पंजे 85। अब 25 के 20 में करेंगे तो 25 दूनी 50 यानी 500। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 500, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 16,800 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद धनराशि क्या होगी, ठीक। तो अमाउंट दिया हमें 16,800। अब ध्यान रखना ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो इसमें 10%, वो भी 2 वर्ष के लिए। तो पहले साल के लिए हो जाएगा 10% का मतलब 11/10, ठीक। अब दूसरे साल के लिए हो जाएगा फिर 11/10। तो अब इसे सोल्व कर सकते हैं, हमारी टोटल धनराशि आ जाएगी। तो करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11 अट्ठे 88 के हासिल लगा 8, 11 छिंग 66 और 8 74 को 4 का हासिल 7, 11 कम 11, 11 7 18। ठीक, फिर 11 की मल्टीप्लाई 1848 में करेंगे तो 11 अट्ठे 88 हासिल 8, 11 चौक 44 और 8 52 को 2 का हासिल 5, 11 अट्ठे 88, 5 93 को 3 का हासिल 9, 11 कम 11, 5 16। ठीक है, तो इसमें हम 11 की ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ मल्टीप्लाई करने में, तो 11 अट्ठे 88 हासिल 8, 11 चौक 44 और 8 52 को 2 का हासिल 5, 11 अट्ठे 88 और 5 93 को 3 का हासिल 9, 11 कम 11 और 9 20। तो इसका आ गया ये आंसर 20,328 जो कि ऑप्शन ए में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चमक गया होगा स्क्रीन पर, मैं फिर दोबारा बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है और उसके बाद मेरा पहले खुद करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। यही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट का। अगर आप खाली वीडियो देख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेलगाड़ी ने सिग्नल पार करा। जब सिग्नल पार करा या कोई खंबा पार करा तो उसमें उसकी कोई लेंथ नहीं होती, तो उसमें जो लेंथ हो जाएगी वो रेलगाड़ी की ही ली जाएगी। और जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो उसमें पुल प्लस रेलगाड़ी दोनों की लेंथ ली जाती है। तो सबसे पहले एक सिग्नल पार करा तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई मान लेंगे हम आर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से इस फॉर्मूले को करेंगे। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल तो हमें दी नहीं है तो दूरी जो कि हम आर मान लेंगे। ठीक, और सिग्नल को पार करने में से लगा 35 सेकंड, तो ये 35, तो ये स्पीड आ गई। ठीक, रेल की। अब बात कर रहा कि जब इसने पुल को पार करा तो 78 सेकंड लिया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल हमारी यही आ गई, मतलब आर बटे 35, आर बटे 35 दूरी बटे समय। अब जो दूरी है वो पुल की जो लेंथ है वो है 473 मीटर, प्लस रेल की भी लेंथ ली जाएगी, तो रेल की लेंथ आ रही है 473 प्लस आर अपॉन जो टाइम है वो है 78 सेकंड लिया। ठीक, ये अब इसे सोल्व कर लेंगे, यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सोल्व करते हैं। ठीक, तो 78 आर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 35 की 473 में करेंगे तो लिख लेंगे 35 मल्टीप्लाई 473 प्लस 35 आर। ठीक, अब 35 आर है, इधर 78 आर है, तो इधर आने पर माइनस होएगा, तो 8 में से 5 जाएंगे 3 और 7 में से 3 जाएंगे 4, तो यहाँ बचेगा 43 आर और इधर बचेगा 35 मल्टीप्लाई 473। ठीक, अब 43 से सीधा 473 कट जाएगा क्योंकि दिख रहा है आसानी से। 43 एकम 43, फिर बचेगा 4 हासिल का, फिर 43 हो जाएगा, 43 एकम 43, मतलब 11 से कट जाएगा। अब 35 की मल्टीप्लाई फिर 11 में होगी, तो करते हैं 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 की 33, 5 38, तो 385। तो 385 किसमें है? ऑप्शन सी में। तो रेल की लेंथ हो जाएगी 385। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकलिन रेस का पहला चक्कर 560 मील प्रति घंटे की गति से पूरा हुआ और दूसरा चक्कर 840 मील प्रति घंटे की गति से पूरा हुआ। सबसे पहले दोनों चक्रों की औसत गति ज्ञात करें। तो इसमें सिंपल सा है, मतलब स्पीड 1 दी है 560 मील पर आवर। ठीक, मील पर आवर, और जो स्पीड 2 दी है वो दी है 840 मील पर आवर। ठीक, 840 मील पर आवर। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है एवरेज स्पीड का, यानी औसत चाल का। जो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं लिख देता हूं, औसत चाल। ठीक, औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। इससे हम आसानी से कर लेंगे। ठीक, यानी S1 का मतलब स्पीड 1, ये स्पीड 2, तो 2 इंटू S1 जो है वो है 560। ठीक, और S2 क्या है 840, तो S2 है 840 अपॉन फिर S1 प्लस S2 यानी 560 प्लस 840, तो 8 5 13, 60 और 40 100, यानी 1400, तो हो जाएगा 1400। अब इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसे यानी बचा क्या 2 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 84। ठीक, अपॉन में 14 बचा। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे 2 सत्ते 14, 7 से इसे काटेंगे 7 अट्ठे 56, 8 की जब मल्टीप्लाई 84 में करेंगे तो 8 चौक 32 को 2 का हासिल 3, 8 अट्ठे 64, 3 67।
ठीक 67, तो आ जाएगा 672। तो 672 किसमें है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4750 रुपए को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 4 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि क्या होगी? तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? सभी ने पढ़ा होगा, ये पी आर टी अपॉन 100। ठीक, पी आर टी अपॉन 100। ये थोड़ा एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। ठीक, तो कितना? 4750 इंटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 13%। ठीक, और जो टाइम है वो दिया 4 ईयर अपॉन 100। ठीक, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक, अब हम 4 की पहले हम 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 की करेंगे, तो 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 सत्ते 91 और 6 97 7 का हासिल 9। ठीक, 13 चौका 52, 52 और 9 61, तो 61 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 10। अब इसकी करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 के जीरो हासिल 3, 4 एकम 4, 3 7, 4 6 24, तो आ जाएगा 247 अपॉन 10। तो एक जीरो से एक जीरो आ जाएगा 2470। तो 2470 हमारा क्या आगा? एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसने पूछा है टोटल धनराशि जो कि 4 साल बाद कितनी होगी, तो इसमें हम क्या प्रिंसिपल अमाउंट और जोड़ देंगे जो कि हमारा 4750। तो इसमें 4750 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक, 5 और 7 12 को 2 का हासिल 1, 7 4 11 12 को 2 का हासिल 1, 4 2 6 1 7, यानी 72 20। तो 72 20 किसमें? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, ठीक, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? 13% वार्षिक साधारण ब्याज है, मतलब 13 चौका 52 4 वर्ष के लिए, तो टोटल हो जाएगा 52%। ठीक, तो हमें 52% तो होगा एस आई। ठीक, 100% होगा मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है अपने आप में, तो 100 प्लस 52 152। तो हम 4750 यानी कि 152 की वैल्यू 152% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 4750 इंटू 152 अपॉन 100, अगर इसे भी सोल्व करेंगे तो जब भी यही आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 145 है, एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, हटाई हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, मान लो वो हटाई हुई संख्या हमने x मानी। ठीक, तो अगर हम 7 संख्याओं का जो औसत 145, अगर हम 7 संख्याओं का योगफल निकालेंगे और जो हम 6 संख्याओं का जो औसत है फिर उसका योगफल निकालेंगे, तो अगर उसमें से घटा देंगे तो यही बचेगी 7वीं संख्या। तो इसे ऐसे करेंगे तो 7 संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा वो जाएगा 100, ये 7 मल्टीप्लाई 145। ठीक है, घटा कैसे बनेंगे? जो 6 संख्याओं का योगफल है, तो 6 इंटू 145, क्योंकि 6 संख्याओं का भी एवरेज यही है। तो अब हम इसे घटाएंगे, तो इसमें ऐसा नहीं घटाएंगे कि 7 की मल्टीप्लाई 145 में करेंगे, फिर 6 की मल्टीप्लाई 145 में करेंगे, फिर घटाएंगे, नहीं। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे 145 है, इसे वेरिएबल मान लो जैसे x वगैरह, तो 7x माइनस 6x, तो क्या बचता है? 1x। तो इसी प्रकार करेंगे, 7 में से 6 गया, यानी कि 145 इंटू 1 बचेगा जो कि 145 है, तो x बराबर 145 आ जाएगा। तो वह संख्या कितनी है? 145। ठीक, तो ये क्वेश्चन पेन उठाने वाले तो है भी नहीं, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? थोड़ा सोच के देखो, जब 7 संख्याओं का औसत 145 दिया है और उसमें से एक संख्या हमने घटा दी, फिर भी एवरेज वही बच रहा है, तो जब एवरेज वही बच रहा है तो सिंपल सी बात है, जो एवरेज संख्या है वही संख्या घटी हुई उसमें, तो इसलिए इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऑप्शन बी जो कि 145 दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपए से बढ़कर 825 रुपए हो गया है, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे? मतलब कह रहा है कि जो रसोई गैस सिलेंडर का जो प्राइस है वो पहले कितना था? 660 रुपए, फिर कितना हो गया? 825। ठीक, हम इसका रेशो निकाल लेंगे पहले। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 1 6, 5 थे 15 1 16, मतलब 16, 5 दूनी 10। इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 3 8, 5 6 30 2 32, यानी कि 5 पंजे 25। ठीक, अब भी ये 11 से कट जाएगा, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 11 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 2 13, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 5, यानी 11 पंजे 55। ठीक, अब भी ये कट जाएगा 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये प्राइस का रेशो आ गया। जब प्राइस का रेशो ये है तो जो कंजप्शन यानी जो खपत का रेशो होगा वो इसका रिवर्स होगा। तो जो यानी कंजप्शन का जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:4। ठीक,
और तो अब देख सकते हैं पहले 5 वैल्यू थी, अब 4 बची, तो कितने परसेंट घट गई, यानी 5 पे 1% घट रही है। तो मल्टीप्लाई 100 यानी कि 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार, तो 20 पंजे 100 यानी कि 20%। तो कह सकते हैं कि हमें खपत में 20% कम करना होगा, जिससे कि हमारा खर्चा सेम रहे। क्योंकि आपको पता ही होगा जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक, वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। प्राइस मतलब मूल्य, कंजम्पशन मतलब खपत। ठीक, अगर हम प्राइस को बढ़ाते हैं और हमें खर्चा सेम रखना है, तो हमें कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा उसी रेशो से, मतलब उसके रिवर्स रेशो से। जैसे एक चीनी का मूल्य मान लो 4 रुपए है, ठीक, उसे बढ़ा के 5 कर दिया। अब पूछ लेंगे कि खपत में कितने परसेंट की कमी आनी चाहिए, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, जो एक्सपेंडिचर होएगा वो हो जाएगा 5:4 चीनी का। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं इन सवालों को। ये इस फॉर्मूले पे बेस है, मैं बता दूं बेसिक से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसका जो उत्तर आया था वो आया था 20, जो कि ऑप्शन डी में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। मैं फिर आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद सोल्व करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। तो एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज 5640 रुपए है, निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि जो 12% के हिसाब से 5 वर्ष के बाद जो ब्याज इतना है, ठीक, यानी 12 पंजे 60, तो जो 60% की वैल्यू है वो 5640 दी है। ये कह रहा है कि जो 60% की वैल्यू है वो कितनी है, 5640। कितनी है 60% की वैल्यू, 5640। 60% की वैल्यू दी है 5640। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, जो कि क्रय मूल्य है। तो 100% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 60 नीचे जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार 5640 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 निम्मा 54, 2 छप्पन 6 चौक 24, यहाँ से आ जाएगा 940, एक जीरो ये है, तो ये हो जाएगा 9400। तो 9400 क्या आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य है 100% की वैल्यू, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल की कीमत उसकी लागत कीमत से 30% अधिक अंकित करता है। अपने माल को बिना लाभ हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि एक व्यापारी है, उसने 30% अधिक अंकित किया, मतलब जैसे 100% है, मान लो किसी की कीमत 100 रुपए है, किसी उसने क्या करा 130 अंकित किया उस पर। फिर ये कह रहा कि उसे लाभ हानि कुछ नहीं चाहिए, तो इस पर कितने परसेंट यानी उसे डिस्काउंट देना चाहिए। तो उसे वापस 100 में बेचना है वो, तो कितने परसेंट डिस्काउंट देगा, वो 30 रुपए का डिस्काउंट देगा किस पे, 130 पे। ठीक, मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 30 की मल्टीप्लाई 10 में होगी तो 300 हो जाएगा। ठीक, और डिवाइड कर देंगे हम 13 से, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26 बचा 4, यहाँ 40 हो जाएगा, 13 3 39, तो 23 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो 23 पॉइंट कुछ करके है ऑप्शन बी में, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि आकाश किसी काम को 63 दिन में पूरा कर सकता है और दिशा उसी काम को 84 दिनों में पूरा कर सकती है, वे दोनों 12 दिनों तक साथ काम करते हैं और इसके बाद दिशा काम छोड़ देती है और आकाश बचा हुआ काम पूरा करता है, तो कम काम खत्म करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या। मतलब ये कह रहा है कि जो आकाश है वो कर रहा है 63 दिनों में काम, ठीक है, जो दिशा है वो कर रही है 84 दिनों में काम। ठीक, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, इनके एलसीएम से। तो इनका एलसीएम क्या होएगा, यानी 21 3 63, 21 चौक 84, वो हो जाएगा ये 21 गुणा 3 गुणा 4। ये एलसीएम निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक, जो से ऐसे भी निकाल सकते हैं पूरा 21 3 63, 63 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 के 12, 4 6 24 1 25, यानी कि 252 आ जाएगा। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 63 जब डिवाइड करेंगे इसे तो 21 63 यानी 4 बचेगा, तो 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। फिर 84 को यानी 21 चौक 84, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 12 दिनों तक उन्होंने 7 काम किया, तो 4 और 3 मिला के यानी 7 और गुणा 12, क्योंकि 12 दिनों तक उन्होंने 7 काम किया, तो 12 सत्ते 84, तो 84 काम तो उन्होंने मिलकर किया। अब काम कितना बचा, यानी कि 252 में से अगर हम 84 घटाएंगे तो यानी कि 12 में से 4 गए 8, ठीक, यहाँ 24 बचेगा, 24 में से 8 गए यानी कि 16, तो 168 काम बचा। 168 काम जो है वो अकेले किसने किया, ये कह रहा है कि आकाश ने किया, और आकाश की एफिशिएंसी है 4, तो 4 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी
8, यानी 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो 42 दिन। तो बचा हुआ काम आकाश ने 42 दिन में किया, और दोनों ने साथ मिलकर जो काम किया था वो किया था 12 दिन में। तो इन्होंने टोटल दिनों की संख्या पूछी है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो 42 और 12 जब हम जोड़ेंगे वो आएगा 54। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या है? तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। ठीक, आपने पढ़ा ही होगा, दो का तो आपने पढ़ा ही होगा कि ए और बी मान लो है, ए परसेंट और बी परसेंट है, तो इनकी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 ये होता है। ठीक, सेम तीन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा, पर इससे भी आप कर सकते हो। कैसे? पहले इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे, फिर जो इन दोनों से एक आएगा, फिर उसके साथ दो, यानी 2 डिजिट इसके साथ और उसके साथ मिला के निकालोगे तो निकल जाएगा। ठीक, नहीं तो इनके तीनों के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ये। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक, अपॉन यहाँ 100। ठीक, फिर प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। ठीक, तो ये होता है फॉर्मूला। इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो इससे करो। इससे करते हैं, देखो 20 और 5 है, तो 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणा 5 अपॉन 100। ठीक, तो 20 और 5 25, 20 पंजे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, एक बचेगा, 25 में से एक गया 24, तो इसका आ जाएगा 24। ठीक, अब 24 और 2 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल देंगे, तो 24 प्लस 2 माइनस 24 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। ठीक, तो 24 और 2 26। ठीक, और 24 दूनी 48, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.48, 2 जीरो नीचे। ठीक, 26 में से 0.48 घटाएंगे तो ये बचेगा 25.52। तो 25.52 हमारा आंसर आ गया। 25.52 किसमें है? ऑप्शन डी में। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आसिमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे? तो मतलब डिस्टेंस तो बराबर है दोनों में, उसमें भी उसमें भी, तो डिस्टेंस बराबर करके हम इसे कर सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से जो डिस्टेंस होगा वो चाल मल्टीप्लाई समय होगा। तो चाल पहले कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें टाइम लगा उसे 5 घंटे। ठीक, बराबर, तो दोबारा उसने 150 किलोमीटर की गति से चली वो 150। अब जो टाइम जो है वो हमें निकालना, तो इसे हम टी मान सकते हैं। ठीक, अब इसे कर देंगे सोल्व, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ 5 तिया 15। ठीक, अब 3 यानी 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो 8/3 ये आ जाएगा हमारा टी। और 8/3 को यानी कि 3 दूनी 6, 2 यानी कि फिर 3 6 18 यानी कि 2.67 ये आ जाएगी हमारी टी की वैल्यू। तो 2.67 किस में है? तो ऑप्शन ए में है 2.7 यानी कि अप्रोक्स ये। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में तो आ रहा होगा। ठीक, अगर कुछ ना भी समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदता है। इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए होते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। वह विशेष अमरूदों को 14 रुपए प्रति अमरूद की दर से बेचता है और 230 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत क्या है? ठीक, तो ये कह रहा है कि 1800 रुपए में उसने कितने 200 अमरूद खरीदे। कितने में? 1800 में उसने कितने खरीदे? 200 अमरूद। अगर हम एक अमरूद की वैल्यू निकालें तो 1800 अपॉन 200 हो जाएगा। ठीक है, 1800 अपॉन 200, तो इसे काटेंगे तो दो जीरो से 2 जीरो, 2 में 18, तो मतलब 9। तो एक अमरूद की वैल्यू आ गई 9 रुपए। अब कह रहे हैं कि कुछ अमरूद तो खराब हो गए, तो मानो वो अमरूद जो खराब हुए उन्हें मान लिया हमने एक्स, तो बचे हुए अमरूद कितने बचेंगे? यानी कि 200 में से अगर हम एक्स को घटा दें, मतलब जो हमने खराब अमरूद माने एक्स, तो बचे हुए अमरूद बचे। उसने कह रहा कि 14 रुपए के हिसाब से बेच दिए उसने, तो 14 कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, और उसके बाद भी कह रहा कि इसमें 230 रुपए का लाभ होगा। ठीक, यानी कि 1800 के तुमने खरीदे, 230 रुपए का लाभ हुआ, तो मतलब 1800 और 230 2030, तो 2030 के बिके सारे। ठीक, अब यहां से बन गई इक्वेशन, इसे सोल्व कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 14 की मल्टीप्लाई 200, 14 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो 14 दूनी 28, 28 हो जाएगा। तो माइनस 14 एक्स इज इक्वल टू 2030। 2030 इधर आएगा और 14 एक्स इधर जाएगा, तो 2800 में से 2030 जब घटाएंगे तो ये बचेगा 770 बराबर 14 एक्स।
14 से इसे काटेंगे तो 14 पंजे 70, फिर 5 14 पंजे 70, तो x की वैल्यू आ जाएगी 55, तो ये आ जाएगा 55, तो ये आ गई x की वैल्यू 55। तो मतलब जो सड़े हुए अमरूद हैं वो कितने हैं 55, लेकिन क्वेश्चन में अमरूदों का प्रतिशत पूछा है, लेकिन अमरूद नहीं पूछे कितने हैं, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, टोटल अमरूद थे 200, ठीक, और 55 अमरूद खराब थे, मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक, 2 को जब 55 से डिवाइड करेंगे, यानी 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27.5%, ठीक, तो ये आंसर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या ये है 8 से विभाज्य हो, ठीक, तो 8 से विभाज्य हो, तो इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा, तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से कट जाने चाहिए, तो वो 8 से पूरी तरीके से वो संख्या कट जाएगी, तो लास्ट के 3 डिजिट ये मतलब 3x2, ये 8 से पूरी तरह कट जानी चाहिए, तो 8 से तो सब, और x की चाहिए हमें मिनिमम वैल्यू, तो सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे हम 0, तो ये बन जाएगा 302, काट के देखेंगे 8 दूनी 16, 8 से 24 बचे 6, तो 62 हो जाएगा, जो कि 8 से नहीं कटेगा, यहाँ रखेंगे 1, तो 8 दूनी 24, फिर बचेगा 7, तो 8 72, यानी 1 रखने पर कट रहा है, तो x बराबर 1 रखने पर ये कट जाएगा, ठीक, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q प्लस R बराबर 2:5 और R अनुपात P प्लस Q बराबर 6:7, तो हमें इस अनुपात की मान निकालना है, ठीक, तो मतलब दिया है जो P अपॉन Q प्लस R वो कितना दिया है 2/5, ठीक, और दिया है R अनुपात P प्लस Q, ठीक, R अनुपात P प्लस Q कितना दिया है 6/7, 6/7, अरे हमसे पूछा है इसका अनुपात, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि मतलब जो पी क्यू आर इसमें भी है, पी क्यू आर इसमें भी है, तीनों को कंबाइंड रेशो अगर हम बराबर कर दें तो उससे सोल्व हो सकता है, जैसे कैसे पी क्यू आर 2 और 5 जोड़ेंगे 7, यानी पी क्यू आर मिला के जोड़ के 7 होगा, यहाँ पी क्यू आर जोड़ेंगे तो 7 6 13, यानी कि इसे जोड़ रहे तो ये बनना 7, इसे जोड़ रहे तो ये बनना 7 6 13, जो कि ये बराबर नहीं है, पी प्लस क्यू प्लस आर जो कि बराबर नहीं है, तो ये जो अनुपात है इनके ये बराबर नहीं है, तो हम सबसे पहले बराबर बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, ठीक, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कर देंगे 13 से मल्टीप्लाई, इसमें कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो इसमें कर देंगे हम 13 से मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे हम 7 से मल्टीप्लाई, फिर ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 13 7 51, 13 7 51, ठीक, अब कर लेते हैं, यानी P अपॉन Q प्लस R इज इक्वल टू 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा R अपॉन P प्लस Q, ये कितना 7 6 42 और 7 7 49, ठीक, अब ये रेशो आ गए, ये कि जो कि बराबर रेशो है, अब यहाँ से यानी कि देख सकते हैं हम, जैसे P बराबर दिया 26 Q प्लस R 65, जबकि R की वैल्यू यहाँ 42 दी है, तो यहाँ R की वैल्यू अगर हम 42 रखेंगे, यानी कि ये Q प्लस R जो हमारा 65 है, ठीक, यहाँ से देखें तो R की वैल्यू 42 है, तो R जब हम 42 रखेंगे तो 42 माइनस हो जाएगा, यानी कि Q बराबर 65 माइनस 42, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 4 गए 2, तो ये Q की वैल्यू क्या आ गई 23, ठीक, और हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, मतलब आंसर में इसकी वैल्यू बतानी है Q अपॉन P प्लस R, ठीक, तो Q की वैल्यू कितनी है 23, ठीक, और P की वैल्यू है 26 और R की वैल्यू है R 42, यानी कि 26 प्लस 42, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे यानी कि 23 अपॉन 6 2 8 और 4 2 6, तो 23 अपॉन 68, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 23 अपॉन 68, तो 23 अपॉन 68 है ऑप्शन डी में, तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है, उसने ड्रम को पानी यानी ड्रम को पानी से भर दिया और अब मिश्रण का हाफ लीटर निकालता है, निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा, मतलब ये कह रहा है कि दूध वाले के पास 15 लीटर का क्या है ड्रम, 15 लीटर का है ड्रम, जिसमें 9 लीटर तो है यानी मिल्क और वाटर, तो 9 लीटर है दूध और उसने बाकी पानी भर दिया, तो मतलब 6 लीटर उसने पानी भर दिया, तो इनका अनुपात निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 3:2, ठीक, अब ये कह रहा है कि उसने हाफ लीटर निकाला, यानी कि 1/2 लीटर निकाला उसने, तो उसमें बताना दूध की मात्रा, तो यहाँ से मिल्क जो 3 रेशो ओवरऑल कितना 5,
तो यानी कि मिल्क है 3 ओवर है ओल है 5, तो ये आ जाएगी मिल्क की क्वांटिटी कितनी है इसमें। लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें पूछा मिलीलीटर में बतानी है, तो मिलीलीटर में बतानी है तो इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 पंजे 10, तो 0 से मतलब 2 पंजे 10 बन जाएगा, तो ये यहाँ 3 बचेगा, यानी कि ये बचेगा 3 गुणा 100 बस, तो ये हो जाएगा 300। ठीक, 5 दूनी 10 से 1 0 कट जाएगी, तो 100 बचा यहाँ, फिर मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 300, तो 300 मिलीलीटर दूध बचेगा उसमें। तो इस बात का भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में मिलीलीटर में पूछा था, कभी आप अटकते रहो बीच में। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 रुपए है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब ये कह रहा है कि उसने जो मार्क प्राइस है वो 3900 रुपए है, उस पर उसने 10% की छूट दी, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि जैसे 3900 रुपए है मार्क प्राइस, इसने क्या काम करा है, इसे 10% की छूट दी। 10% की छूट मतलब 9/10, ठीक, और इस पर अब भी इसे 120% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, अब भी ये 120% की वैल्यू है, ठीक। और हमें क्या निकालना, पुस्तक का क्रय मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 120 आ जाएगा नीचे, ठीक, और 100 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो जैसे 1 0 से 1 0 खत्म कर दी, यहाँ बचेगा 390 मल्टीप्लाई 9, ठीक, 120 आ जाएगा नीचे, ठीक, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारा क्रय मूल्य है। इसे सोल्व करेंगे अब, तो 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक, इसे काटेंगे 13 × 39 और 4 × 12, ठीक, और 4 से इसे काटेंगे यानी कि 25, ठीक। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 की 13 में करेंगे तो 13 निम्मा 117 मल्टीप्लाई 25, ठीक। तो 25 सत्ते 175 को 5 का हासिल 17, और 25 से कम 25 और 17 42 को 2 का हासिल 4, 25 से कम 25 4 29, तो क्या आ जाएगा 29 25। तो 29 25 किस में है, जो कि है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिब्बे में कलम पेंसिल और रबड़ का अनुपात दिया है 3:2:1। यदि कलम पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रम से 3 रुपए 2 रुपए और 2 रुपए है, तो डिब्बे पर खर्च की गई धनराशि 570 रुपए है। तो डिब्बे में कलम की संख्या, मतलब ये कह रहा है कि जो कलम को मान लेंगे के, और पेंसिल को मान लेंगे हम पी, और रबड़ को मान लेंगे हम आर। तो इनका जो रेशो दिया है 3:2:1, ठीक। अब इनका जो प्राइस दिया है वो दिया है इसका 3 रुपए, इसका 2 रुपए, इसका 2 रुपए। तो ओवरऑल प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 × 9, इसका 2 दूनी 4, इसका 2 एकम 2, ठीक। अब टोटल जो धनराशि खर्च हुई है मतलब वो 570 रुपए है। तो यानी कि 9 4 13 2 15, यानी 15 की वैल्यू जो दी है वो दी है 570 रुपए। और हमसे क्या पूछा है, कलम की संख्या। तो कलम की संख्या ये है 3, तो हमें 3 का मान निकालना है, ठीक। तो 15 क्या करेंगे हम, 15 को भेजेंगे नीचे, यानी 570/15 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आ जाएगी 3 की वैल्यू, यानी 3 पंजे 15 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी 5 चौक 20, तो 114। तो ये आ जाएगी 114, यानी कि जो कलम की संख्या है वो कितनी है 114, ठीक। 114 किसमें है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो कि है ये रिकरिंग डेसिमल से क्वेश्चन है, रिकरिंग डेसिमल से। तो अब करते हैं इसे। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू हमें दी है, ठीक, ऐसा हमें फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक, भिन्न में। तो x की वैल्यू दी है हमें 0.3555 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.35 बार, ठीक। तो बार का मतलब यही होता है कि हर 5 5 5 ऐसे। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे कैसे सोल्व करते हैं हम देखो। सबसे पहले पूरी संख्या उतारेंगे 35, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है वो है 3, और अपॉन जिसके ऊपर बार है जितने डिजिट के ऊपर इतनी बार लिखेंगे 9, जैसे एक डिजिट के ऊपर बार है, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी लिखेंगे 0। तो 0 यानी एक के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो 35 में से 3 जाएंगे वो होंगे 32/90, ठीक। तो इसे 16 से काट सकते हैं, तो 16 दूनी 32, 45 दूनी 90, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया 16/45, जो कि है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर मान लो इसमें ऐसा देता 0.35 बार,
यानी पूरे का बार दिया है, तो तब कैसे करते, ठीक, तब क्या करते हैं, मतलब ऐसे लिखते 35 माइनस करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन उससे पहले तो कोई संख्या है नहीं तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, अपॉन, अब कितनों के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 बार लिखेंगे 9, ठीक। अब जीरो, मतलब कि इससे पहले कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो इसे डायरेक्ट 35/99 लिख लेंगे। अब जैसे मान लो कोई संख्या ऐसा होती 0.752 और इसके ऊपर बार है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी ऐसे करेंगे, यानी कि जैसे इसे पूरी संख्या लिखेंगे 752, ठीक, माइनस करेंगे क्या, ठीक, जैसे 0.752 इसके ऊपर बार है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे 752 माइनस करेंगे 7 के ऊपर बार नहीं है यानी कि 7 और अपॉन 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो वो 0, तो इसे सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से होते हैं ये बार वाले क्वेश्चन, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब यहीं तक की ये क्लास है। तो दोस्तों बताना कैसी लगी क्लास, मजा आया कि नहीं आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, और कहीं समझ में नहीं आया तो रिपीट कर लेना वीडियो, ठीक। थोड़ी सी मेरी स्पीड मुझे लग रहा है कि ज़्यादा भी है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। अगली बार जो वो स्पीड भी स्लो रखूंगा, और थोड़ा और पहली बात तो मैं बता दूं ये प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट में स्पीड थोड़ी ठीक होती है, ठीक, नहीं तो फिर क्या ही मतलब बनता है, नहीं तो ऐसे तो मैं जो बेसिक क्लास होती है उसमें समझाया जाता है बेसिक से क्या क्या कंसेप्ट कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।